सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य जो विषय है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम देखने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2022 के मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट पर आधारित है। अभिव्यक्ति और माध्यम जनसंचार और माध्यम वाली जो इकाई है उसकी पाठ संख्या 3 है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसमें से आपके 2 नंबर के आएंगे, कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे। जैसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जिस उद्देश्य को लेकर के पूछे जाएंगे वैसे ही प्रश्न मैंने यहाँ दिए हैं जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। वीडियो अंत तक देखिए। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की खूबियां लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जनसंचार के जो मुद्रित माध्यम है जिनको प्रिंट किया जाता है उनकी क्या खूबियां हैं। उत्तर लिखेंगे शब्दों का स्थायित्व, एक एक कीवर्ड याद कर लें, शब्दों का स्थायित्व। फिर लिखेंगे मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें लिखे हुए शब्द स्थायी होते हैं, इसलिए मुद्रित माध्यम को लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। पढ़ने की सुविधा, समाचार में लिखे हुए शब्दों को हम एक बार ही नहीं अनेक बार बार पढ़ सकते हैं और अपनी गति के अनुसार आराम से पढ़ सकते हैं। तीसरी, नए शब्दों की जानकारी। मुद्रित माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। अपनी रुचि और समझ के अनुसार स्तरीय शब्दों से परिचित हो सकते हैं। जटिल शब्द आने पर शब्दकोश डिक्शनरी में भी उसका अर्थ देखा जा सकता है। खबर पढ़ने की स्वतंत्रता। समाचार में किसी भी खबर के पृष्ठ को अपनी रुचि के अनुसार पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। फिर है लिखित शैली से परिचय। मुद्रित माध्यम में लिखित भाषा का विस्तार होता है। लिखित भाषा में व्याकरण होती है, वर्तनी शब्दों के प्रयोग का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तो नई नई शैलियों से हम परिचित होते हैं। और मुद्रित माध्यम का पाठक साक्षर और उच्च योग्यताधारी होता है, एजुकेटेड होता है। ये खूबियां हो गई। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की कमियां लिखिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के लिए उपयोगी नहीं। अर्थात अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो मुद्रित माध्यम है, प्रिंट मीडिया है, ये केवल शिक्षित लोगों के लिए है, इसलिए ये अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है। डेडलाइन की बाध्यता, टेलीविजन तथा रेडियो की बातें मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटना की जानकारी नहीं दे पाता। इसकी एक डेडलाइन होती है। डेडलाइन का मतलब कब तक की खबरें इसमें छपी है, तो इसकी एक डेडलाइन समय सीमा होती है और 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक 7 दिन में एक बार, मासिक 1 महीने में एक बार प्रकाशित होता है। स्थान की बाध्यता, मुद्रित माध्यम में खबर के प्रकाशन की डेडलाइन के साथ स्पेस यानी स्थान की सीमा भी होती है, यानी आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट माध्यम पर ऐसा प्रतिबंध नहीं होता है। अशुद्धि संशोधन, इसमें देरी होती है। मुद्रित माध्यम में अशुद्धि हो गई तो उसको सुधार करने के लिए अगले अंक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जबकि दूसरे माध्यमों में इसको तत्काल सुधार दिया जाता है। लेखन में तारतम्यता, मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए भाषा, व्याकरण, शैली, वर्तनी, समय सीमा, आवंटित स्थान, अशुद्धि शोधन और तारतम्यता का विशेष ध्यान देना जरूरी है। और मुद्रित माध्यम में लेखन तथा भाषा शैली पाठक वर्गों को ध्यान में रखकर लिखी जाती है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कमियां थी। अब देखिए तीसरा जो प्रश्न है कि मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। लेखन में भाषा का ध्यान, व्याकरण, वर्तनी, शैली का ध्यान रखना जरूरी है और प्रचलित भाषा, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना जरूरी है। समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है, जैसा मैंने बताया कि इसकी एक डेडलाइन होती है। आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना जरूरी है। इसमें स्थान का भी महत्व है क्योंकि प्रत्येक खबर के लिए एक निश्चित जगह होती है, उसी में उसको लिखना जरूरी है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियां और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी है। अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक बार अशुद्धि हो जाएगी तो उसके अगले अंक में उसको सुधारा जाएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। चौथा प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं। ये पहले तो आप समझ लें, ये उल्टा पिरामिड शैली, इसके 3 भाग हैं, ये इंट्रो, ये बॉडी और नीचे समापन। तो
इंट्रो मुख्य खबर होती है, बॉडी में घटते क्रम में समाचार का ब्यौरा दिया जाता है और समापन अपनी आवश्यकता अनुसार इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न देखिए कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कैसे लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन की जो ये प्रसिद्ध शैली है, इसमें समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में दूसरे तथ्यों या सूचनाओं को बताया जाता है। अर्थात कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं वरन खबर के प्रारंभ में आ जाता है। इस शैली के अंतर्गत समाचारों को 3 भागों में बांटा जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो समाचार का मुख्य भाग, बॉडी अभी ऊपर पढ़ लिया, समापन भी ऊपर पढ़ लिया। छठा देखिए, छठा प्रश्न है कि रेडियो में समाचार किस तरह लिखे जाते हैं। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है जिसमें ध्वनि, शब्द और स्वर ही प्रमुख। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप रेडियो पर समाचार सुन रहे हैं तो वहाँ ध्वनि, शब्द और स्वर प्रमुख है। रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों तथा टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है, जिसमें अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती है। लगभग 90% समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाता है। ये फिर बता रहा हूँ, 3 हिस्से हैं, ऊपर का इंट्रो, मुखड़ा, बॉडी, समापन। 7वां प्रश्न देखिए कि रेडियो में समाचार लेखन की बुनियादी बातें कौन कौन सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप रेडियो में समाचार लिख रहे तो बुनियादी बातें कौन सी है उसकी। पहली है साफ सुथरी टाइप की हुई कॉपी। आप उसको टाइप करें, साफ सुथरी करें, ट्रिपल स्पेस में टाइप करें, 1 स्पेस, 2 स्पेस और 3 बार, यानी स्पेस को 3 बार दबाएं। इतना 2 शब्दों के बीच में ट्रिपल स्पेस होना चाहिए और दोनों तरफ हाशिया होना चाहिए। एक पंक्ति में 12-13 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर पंक्ति के अंत में कोई शब्द विभाजित हो रहा तो उसको नीचे वाली पंक्ति में लिख दें, वहाँ विभाजित नहीं करें। और पेज के अंत में भी कोई लाइन अधूरी रह रही है, यानी आधी लाइन दूसरे पेज पे जा रही है, तो या तो पूरी लाइन उधर ले जाएं या फिर इस पेज पे रखें। आधी आधी लाइन 2 पेज पर नहीं बांटें। फिर देखिए, समाचार कॉपी में जटिल, उच्चारण में कठिन एवं संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग नहीं करें। बिल्कुल, जैसे विद्यालय है तो वी लिख करके ऐसे नहीं करें, क्योंकि वहाँ पढ़ने में त्रुटि होती है। लंबे अंकों यानी 1000 से ऊपर को तथा दिनांकों को शब्दों में लिखना चाहिए, क्योंकि अंकों में लिखेंगे तो पढ़ने में त्रुटि हो सकती है। संकेत चिन्हों के प्रतीकों की जगह नाम लिखें। डॉलर है, डॉलर का चिन्ह नहीं बना दें, उसका डॉलर है तो डॉलर ऐसे लिखें, ठीक है। रेडियो समाचार में निम्नलिखित क्रमांक, दो साक्षरता, किंतु, लेकिन, उपयुक्त, ये सब शब्द प्रिंट माध्यम में होते हैं, इसलिए रेडियो में ये काम नहीं आएंगे, न टेलीविजन में काम आएंगे। वर्तनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समाचार लेखन की भाषा को प्रभावी बनाने के लिए आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 8वां प्रश्न देखिए, टेलीविजन में समाचार कैसे लिखे जाते हैं। टेलीविजन जनसंचार का श्रव्य दृश्य माध्यम है, यानी देखने के साथ इसको सुना भी जाता है। ये रेडियो की भांति एक रेखीय माध्यम है। टेलीविजन में शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा दृश्यों का महत्व होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीविजन में आपको दृश्यों का महत्व है, क्योंकि दृश्य के साथ खबर होनी चाहिए, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। इसमें दृश्य शब्दों के अनुरूप उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबर बताने की शैली का प्रयोग किया जाता है। अतः टेलीविजन में समाचार लेखन की प्रमुख शर्त दृश्य के साथ लेखन, वेरी वेरी मोस्ट, दृश्य के साथ लेखन। टेलीविजन समाचार में निम्नलिखित, ये ऊपर जो पंक्तियां आई थी मैंने पहले ही बता दिया था कि टीवी में और रेडियो में ये काम नहीं आएगी, केवल प्रिंट मीडिया में ऐसे शब्द हम काम लेते हैं कि निम्नलिखित, क्रमांक, 2 हस्ताक्षरकर्ता, किंतु, लेकिन, उपयुक्त, पूर्वक, ये शब्द। 9वां प्रश्न देखिए कि टेलीविजन खबरों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो देखने सुनने की सुविधा, दृश्य श्रव्य है, जीवंत घटनाओं को प्रसारण, क्योंकि कभी कभी वो वहाँ के दृश्य दिखाते हैं तो जीवंत हो जाती है घटनाएं। प्रभावशाली खबर से परिचित होना और समाचारों का लगातार प्रसारण देखते रह पाना, यानी बार बार अपडेट होता है, डेडलाइन अपडेट होती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके आ गया है कि टेलीविजन खबरों के प्रमुख चरण कौन कौन से। टेलीविजन में जो खबरें आती है उसके चरण, पहला चरण है फ्लैशबैक, जिसे ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। सबसे पहले कोई बड़ी खबर केवल सूचना के माध्यम से दी जाती है, यानी अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज है तो केवल एक हेडिंग उसकी दे दी जाएगी, सूचना दर्शकों को दे दी जाएगी। फिर ड्राई एंकर,
एंकर द्वारा खबर के बारे में सीधे सीधे दर्शकों को बताना। कोई खबर एंकर अगर सीधे सीधे बता देता है तो ड्राई एंकर, ड्राई का मतलब सूखा। फोन इन, एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात कर सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता। घटनास्थल पर जो उस चैनल का रिपोर्टर है वो उससे फोन पे बात करेगा, क्योंकि अभी तक दृश्य आ नहीं पा रहे हैं तो फोन के द्वारा वो बात करके अपने दर्शकों को सूचना देगा। तो फोन इन। एंकर विजुअल, एंकर को घटना के दृश्य विजुअल्स मिल जाने पर दृश्यों के साथ के आधार पर खबर दर्शकों तक पहुंचाना। फोटो मिल जाते हैं तो दृश्य फिर वो एंकर दिखाता है। एंकर बाइट, टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों की बाइट अर्थात कथन, जैसे जो चित्र दिखाए वहां कोई जो प्रत्यक्षदर्शी हैं घटना को देख रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेना, उनकी राय लेना, ये एंकर बाइट कहलाता है। और अंतिम दो इनके लाइव, आप जानते हैं क्रिकेट मैच का लाइव भी प्रसारण होता है, किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण। और एंकर पैकेज, वो पूरा पैकेज है, यानी ऊपर जो हमने 6 बिंदु पढ़े सब एक साथ आ जाएंगे। किसी खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करना, इसमें घटना की दृश्य, प्रत्यक्षदर्शियों की बाइट, ग्राफिक सभी आ जाता है इसमें। 11वां देखिए कि टेलीविजन खबरों की कमियां क्या है। तो कमियां क्या है, भाषा शैली के स्तर पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बाइट का ध्यान रखना पड़ता है, बाइट जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी दे रहे हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। दृश्य और खबर में सामंजस्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खबर अलग चल रही है दृश्य अलग चल रहा है। और कार्यक्रम का जब सीधा प्रसारण होता है तो कभी कभी सामाजिक उत्तेजना पैदा हो जाती है, जो चाहे कितना ही मैच्योर आदमी है उसकी बुद्धि पर भी प्रभाव डालती है। 12वां देखिए कि रेडियो टेलीविजन समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। रेडियो टेलीविजन समाचार में भाषा स्त्रीय और गरिमापूर्ण होने के साथ साथ सरल भी होनी चाहिए। भाषा ऐसी हो कि सभी के समझ में आ जाए, वाक्य छोटे सरल और कान को प्रिय लगने वाले हो, उनमें तारतम्यता भी हो। जटिल और उच्चारणता में जो कठिन शब्द हैं, संक्षिप्ताक्षर हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जबान लड़खड़ा जाती है उनको जब हम पढ़ते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है जो इंटरनेट को लेकर के, कि इंटरनेट पत्रकारिता, वे पत्रकारिता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पर समाचार पत्र का प्रकाशन अथवा खबर का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के 2 रूप है। पहला, इंटरनेट को एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल करना, खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना। दूसरा, रिपोर्टर खबरों को एक जगह से दूसरी जगह ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। तो ये 2 रूप हो गए। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में समाचारों, लेखों, चर्चा, परिचर्चा, बहसों, फीचर, झलकियों के माध्यम से अपने समय की धड़कनों को अनुभव कर दर्ज कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं तो इंटरनेट पत्रकारिता, इसी पत्रकारिता को वे पत्रकारिता भी कहा जाता है। आज बहुत सारे अखबार जो इंटरनेट पर यूं के यूं उपलब्ध हैं, इंटरनेट पर इंटरनेट संस्करण है उनका। 14वां देखिए कि टीवी पर प्रसारित समाचारों की मुख्य शर्तें कौन सी है। समाचार जीवंत होने चाहिए, लोगों की रुचि के अनुसार होने चाहिए, सत्य पर आधारित होने चाहिए। 15वां प्रश्न देखेंगे, हिंदी नेट संसार क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी नेट संसार, हिंदी नेट पत्रकारिता। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ प्रारंभ हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से प्रारंभ हुआ ये पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण प्रारंभ हुए। प्रभा साक्षी नाम से प्रारंभ हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पत्रकारिता के अनुसार श्रेष्ठ साइट जो है बीबीसी की। हिंदी वेब जगत में आज अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही है जिनमें अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय, ये सब साहित्यिक पत्रिकाएं हैं। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता भी अपने शैशव काल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शैशव काल में है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे पास हिंदी के कोई कीबोर्ड नहीं है। जब तक हिंदी के कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं हो जाता तब तक इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। मंगला फ़ॉन्ट आने से जरूर कुछ समस्या थोड़ी हल हुई है। फिर देखिए 16वां प्रश्न है, इंटरनेट का परिचय लिखना है। तो इंटरनेट का परिचय, इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया और तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। इसमें प्रिंट माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, पुस्तकालय के सारे गुण हैं।
इसके द्वारा हम विश्व के किसी भी कोने से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, ज्ञान और संवादों का आदान प्रदान कर सकते हैं, चैटिंग के साथ साथ ब्लॉग बनाकर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। इंटरनेट का प्रयोग समाचारों के संप्रेषण, संकलन, सत्यापन और पुष्टिकरण में भी किया जा रहा है। टेलीप्रिंटर के जमाने में 1 मिनट में केवल 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे। आज 1 सेकंड में लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। इंटरनेट के आने से शोध कार्य भी आसान हो गया है, क्योंकि जो सामग्री है वो इंटरनेट पर मिल जाती है। फिर अगला प्रश्न देखिए कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास के बारे में बताइए। इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है, जो 2002 से चल रहा है, जबकि भारत में दूसरा दौर माना जाता है। भारत के लिए प्रथम दौर 1993 से प्रारंभ माना जाता है और दूसरा दौर 2003 से, यानी जब विश्व में तीसरा चल रहा है तब अपने दूसरा चल रहा है। भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई पत्रकारिता कर रहा है तो वह Rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन, CP जैसी कुछ साइटें हैं। Rediff को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पॉयनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज, आज तक, आउटलुक, ये सब साइटें बेहतर है। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद देखी जा सकती है। 18वां प्रश्न देखिए, जनसंचार किसे कहते हैं, इसके माध्यम कौन कौन से हैं। जब किसी तकनीकी या यांत्रिकी जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद स्थापित किया जाता है तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसमें एक संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है। रेडियो, अखबार, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, ये सभी इसके माध्यम है। अब थोड़े छोटे प्रश्न आ गए हैं, 2 छोटे प्रश्नों को मिलाकर एक बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं। मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया का अर्थ है ऐसा माध्यम जिसमें समाचार को प्रिंट या मुद्रित कर छाप कर जब किसी सूचना, संदेश या समाचार को लिखित माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है तो ये प्रिंट मीडिया कहलाता है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम है, और प्रिंट मीडिया के माध्यम है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये जो प्रिंट मीडिया के माध्यम है, पुस्तकें हैं। हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या की फॉन्ट की समस्या है। हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या उसकी लेखन शैली की है, क्योंकि अन्य भाषाओं की बात ही इसका कीबोर्ड अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है। एक निश्चित रूपरेखा का कीबोर्ड नहीं होने से लेखन क्रिया कठिन विषय है। इंटरनेट के क्या लाभ हैं। इंटरनेट व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्ति अपने मन के मुताबिक किसी भी स्थान पर किसी भी समाचार, मनोरंजन, ज्ञान के विषय को देख सकता है, सुन सकता है, उसका आनंद ले सकता है। समाचार पत्र जनसंचार का कौन सा माध्यम है। ये मुद्रित माध्यम है। रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम, श्रव्य माध्यम। टीवी जनसंचार का कौन सा माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम। भारत में वेबसाइट पर पत्रकारिता कौन कर रहा है, तहलका.com। उस अखबार का नाम लिखिए जो प्रिंट रूप में नहीं है, केवल इंटरनेट पे है, प्रभा साक्षी। हिंदी के किन्हीं 2 अखबारों के नाम लिखो जिनके वेब संस्करण उपलब्ध हैं, जागरण, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स। वेब में प्रकाशित किन्हीं 3 साहित्यिक पत्रिकाओं के नाम लिखो, अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय। मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई, चीन से। छापेखाने के आविष्कार का श्रेय किसे है, जर्मनी के गुटेनबर्ग को। भारत में पहला छापाखाना कब और कहां खुला, 1556 ईस्वी में गोवा में। जो ईसाई मिशनरी थे अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो ये काम कर रहे थे। नेट या नेट साउंड किसे कहते हैं, वे प्राकृतिक आवाजें जो दृश्य के साथ साथ खुद ब खुद चली आती है उसे नेट साउंड कहते हैं। हिंदी की कौन सी साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है, BBC। हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है, फॉन्ट की समस्या। किसकी अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज्यादातर साइटें खुलती ही नहीं है, डायनामिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण। हिंदी वेब पत्रकारिता की फॉन्ट संबंधी समस्या कब दूर होगी, हिंदी के कीबोर्ड का मानकीकरण जब हो जाएगा तब। तो ये आपके अनिवार्य हिंदी के पाठ संख्या 3 अभिव्यक्ति माध्यम के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। निश्चित रूप से आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर करने में कंजूसी न करें। चैनल पर नए जुड़े तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।